चलो अब हम तुमको बताते हैं हृदय के बारे में। हृदय को, अब शांत रहो, हृदय को इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, ठीक है। हृदय का काम क्या होता है? हृदय क्या काम होता है? हृदय कार्य क्या होता है? रक्त का परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण। परिसंचरण मतलब होता है, परिसंचरण मान क्या होता है? रक्त का परिसंचरण कार्य करता है हृदय, ठीक है। हृदय ही रक्त का क्या करता है? पंप करता है। हृदय क्या करता है? पंप करेगा। क्योंकि देखो जमीन से पानी निकालते हैं तो पानी निकलता है बाहर, अपने आप तो निकलता नहीं, पंप लगाना पड़ता है ना, मशीन, तभी तो पानी ऊपर आता है। वैसे ही हृदय क्या करता है? रक्त को इधर से उधर, इधर से उधर फेंकता है। कहां से कहां भेजता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। हृदय काम ही होता है रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, और रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना जरूरी है, क्योंकि ही रक्त के ही माध्यम से हम जो खाना खाते हैं, जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये सब कौन करता है? रक्त ही करता है। कोशिकाओं तक हमारे पचे हुए भोजन कौन ले जाता है? रक्त ही ले जाता है। वहां से पचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को फिर फेफड़े के माध्यम से बाहर निकालता है। ये कौन काम करता है? रक्त ही करता है। फेफड़े तक कौन ले आता है कार्बन डाइऑक्साइड को? रक्त ही लेकर आता है। इसलिए रक्त बहुत महत्वपूर्ण है। हम दवा खाते हैं मुंह में और हमारा घाव ठीक हो जाता है हाथ का, तो अगर ऐसा है, ये किसके कारण है? रक्त के कारण ही, क्योंकि वो दवाओं को शरीर के उस अंग तक लेकर जाता है। कौन लेकर जाता है? रक्त ही ले जाता है। जो जरूरी अंग, संबंधित अंग है, जिस अंग में दिक्कत है, उस अंग को, अंग तक जो दवाओं को लेकर जाने का कौन करता है? रक्त ही करता है। हमारा सर दर्द करता है, खाना दवा खाते हैं मुंह से, पेट में जाता है ना, लेकिन ठीक हो जाता है सर, ठीक सर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी नसें जो होती हैं हर जगह पहुंची हुई हैं रक्त की, ठीक है। तो रक्त ही लेकर जाकर के और दवा पहुंचा देगा जहां सर में, और सर वहां से उसके दर्द दूर हो जाता है, ठीक है। इसलिए अब इन रक्त को पंप इधर से उधर ले जाने वाला काम जो करता है, कौन करता है? हृदय करता है। इसलिए हृदय बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जब भ्रूण मां के पेट में बच्चा 3 महीने का होता है तभी उसका हृदय बन जाता है। हाँ, 3 महीने का भ्रूण है गर्भ में, तो उसके बाद हृदय उसका धड़कना चालू हो जाता है, ठीक है। और हृदय अगर देखा जाए तो हृदय हमारे शरीर में कहां पर है? मैंने बताया था जो वक्ष गुहा है, थोरेसिक कैविटी इसको कहते हैं, वक्ष गुहा। इसी वक्ष गुहा में फेफड़े के बीच में बाएं तरफ झुका हुआ नीचे साइड में, यहीं पर हमारा हृदय है। हृदय कहाँ है? हृदय। हृदय का जो भार होता है, हृदय का भार जो होता है, पुरुष में बताया था हमने 350 ग्राम का, और महिलाओं में 250 ग्राम का, 250 ग्राम का। जो कहता है कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, वो रहेगा 350 ग्राम का। दिल बड़ा मतलब होता है कि हम, मतलब किसी को इस तरह से हम पैसा लुटा देते हैं, हम देखते नहीं। हाँ, दयालु किस्म का होता है, मतलब किसी की सेवा करने में या सहायता करने में वो आगे है, तो कहते हैं इनका दिल बहुत बड़ा है। तो कितना भी बड़ा दिल हो, दिल वो 350 ग्राम का ही होगा ना। हाँ, हमारा दिल 500 ग्राम का है, वो अलग बात है।
एक मेरा दिल है, एक महिला का दिल है, दोनों मिला कितना होगा? 350 मेरा, 250 महिला का, कितना हो गया? 600 ग्राम। मेरे दिल 600 ग्राम में है। हाँ 100 ग्राम महिला थोड़ा कम है, और कम है। 250 में 150 ग्राम का है। महिलाओं का दिल 250 ग्राम बहुत खाती, असर में तो 150 ग्राम का होता है। क्योंकि उनका जिगरा बहुत छोटा होता है, बहुत कंजूस होती है महिलाएं। सोचो दूसरे घर आती है, दूसरे घर के पैसा लुटावे बहुत राशि के, कुछ सामान दे ही ना केहू, आदमी के बार देऊ दे। महिलारू अगर रही फरसो मांगे जाए तो दे, बहाना बना दे। कहीं बहनी टूटी गया बा फरसवा हमार बेटा, वही ना ही ने कहीं के लाई जरा पूछे वही ना के, हाँ खोजे थे मिलता ही ना इन्हें। ऐसे करते हैं। और टूट गया है, हाँ बहाना बना जाते हैं। अब आदमी रही तो कहीं के हुआ हो जा ले। तो आदमी का दिल इसलिए भगवान ने बड़ा बनाया है। महिलाओं का दिल कहने को 250 ग्राम है, लेकिन काम 150 ग्राम वाला करती है, कभी कभी 100 ग्राम करती है। कुछ महिलाओं तो 50 ग्राम रहता है। और चलो अच्छा, अरे सुनो, चलो ठीक है। तो हम लोग हार्ट की बात कर रहे थे, हार्ट की बात कर रहे थे। और हमारा हृदय जो है वो जानते हो तुम लोग, 4 उसमें कक्ष होते हैं। हमारे हृदय की अगर बात किया जाए तो 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है वो आलिंद कहलाता है, और नीचे वाला जो होता है, ऊपर जो होता है वो होता है कालिंद। ऊपर होता है आलिंद, लिंद, और नीचे होता है निलय। आलिंद और निलय। हमारा हृदय आलिंद और निलय ऊपर नीचे 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन बीच में एक और भाग हो गया है टुकड़ा, इसलिए बायां और दायां बदल गया, बायां और दायां। अमूमन हृदय का जो 2 ही भाग है, आलिंद और निलय, आलिंद और निलय, ऊपर आलिंद नीचे निलय। तो काम करता है कि ऊपर वाला जो होता है आलिंद वाला भाग, यह ब्लड को रिसीव करता है, मतलब ग्रहण करता है, बाहर से ब्लड को ग्रहण करता है। कौन वाला भाग? ऊपर आलिंद वाला भाग। ये आलिंद वाला भाग है ना, इसके ऊपर आलिंद वाला भाग रक्त को रिसीव करता है, ग्रहण करता है, और निलय वाला भाग रक्त को दबा करके बाहर निकालता है। समझे? अमूमन 2 भाग का काम है, ऊपर आलिंद नीचे निलय। ऊपर वाला भाग क्या करता है? ब्लड को लेता है, हृदय में जाता है, और नीचे वाला हृदय से बाहर निकालता है। सही कह रहा हूं गलत? बिल्कुल सही कह रहा हूं। तो लेकिन हमारा, क्योंकि हम लोग बहुत एडवांस हैं, पढ़ा लिखा है, इसलिए भगवान ने हमारा हृदय 2 की जगह 4 भागों में बांट दिया है, बिचवा में और पार्ट कर दिया है। पहले ऐसे बांटा है, बेड़े फिर खड़े, हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल बांट दिया है। पहले ऐसे आधा काटा, फिर कहा नहीं यार और कैसे, बीचों में फिर फाड़ दी, ठीक है। तो फाड़ दिए, तो आलिंद 2 टुकड़ा में हो गया, और निलय भी 2 टुकड़ा में हो गया। आलिंद बायां दायां हो गया, दायां आलिंद हो गया, और बायां आलिंद, और नीचे दायां निलय और बायां निलय। बात समझ रहे हो? पहले आलिंद था, एक निलय था, लेकिन बिचवा में फाड़ दिए तो आलिंद और निलय 2 टुकड़ा में बट गया। दाहिने तरफ जो था दायां आलिंद, बायां तरफ बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, ठीक है। तो 4 भागों में बट गया। तो इसको हम कहते हैं दायां आलिंद, बायां आलिंद, और दायां निलय, और बायां निलय। तो हृदय 2 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में उस तरह से हो गए ना। तो हमारे हृदय में तरफ से 4 कक्ष हो गए। ऊपर वाला जो भाग होता है आलिंद,
वो ब्लड बाहर से अंदर रिसीव करता है और नीचे वाला अंदर से बाहर निकालता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अब कहां से रिसीव करता है कहां भेजता है इसके बारे में समझते हैं हम लोग। होता क्या है हृदय के बारे में, हृदय में शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, हृदय हमारा यहाँ है, हृदय हमारा यहाँ खो जाता है, कभी कभी ढूंढना पड़ता है। ठीक है, हृदय यहाँ है ना, तो इस हृदय में जो रक्त, जब हृदय मैंने बताया था कि बस मुट्ठी बराबर है, बहुत छोट के, हाँ इतने बराबर, मुट्ठी बंद करो इतना ही बड़ा हृदय है। हृदय हाँ नाशपाती तरह लगभग लगभग रहता है ना। हाँ ज्यादा हृदय देखे ना तुम लोग, दिल, अरे दिल बना कर लोग तुम लोग बड़ा घूमते हो। हाँ लगभग लगभग ऐसा ही है, हल्का सा थोड़ा गड़बड़ा गया उसका, ऐसे है, ऐसे है ना, ऐसे है, हाँ ऐसे है, ये है ना, तो दिलवा की तरह है जैसे तुम लोग बनाते हो। हाँ हाँ नहीं, दिल एक्चुअली ऐसे ही होता है, लेकिन जब दिल में कोई समा जाता तब ऐसा हो जाता है। ठीक है, ना इसलिए हाँ हमारा दिल पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखो, तो ये रक्त में हमने कहा कि ये हृदय में, हृदय का काम क्या होता है कि रक्त को विभिन्न अंगों तक ले जाना, परसेंटेज करना। होता क्या है कि जब कोशिकाओं में भोजन जाता है, खाना रक्त ही लेकर जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन लेकर जाना रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेकर जाएंगे तभी तो जो भोजन है ग्लूकोज हमारा टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, फिर जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, अब ऑक्सीजन ले जाने के लिए तो होता क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पे शरीर बाहर ऊपर शरीर नीचे शरीर है, यहाँ पर कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, और कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकालना रहता है। कहां निकालना रहता है? बाहर। और बाहर निकालेंगे तो वहां से कोशिकाओं से पहले फेफड़े हृदय तक आता है। पहले कहां तक आएगा? हृदय तक आता है, क्योंकि हृदय ही पंप करके फिर बाहर निकालेगा, हृदय तक लाता है। तो हृदय तक आने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। हृदय में ब्लड को आने में बड़ी आसान है, क्योंकि जगह खाली कर देगा तो अपने आप भर जाएंगे। हृदय में जब ब्लड आता है ना, हृदय कुछ काम नहीं करना करता है, हृदय खोल देता है, अपने आप फैला देता है। जब हृदय चौड़ा हो जाएगा, ऊपर वाला भाग फूल जाता है। जैसे फूलेगा तो हृदय में जगह खाली हो जाएगी। अब खाली हो जाएगी तो अपने आप जो प्रेशर होता है रक्त का, ब्लड प्रेशर से अपने आप घुस जाता है अंदर। मतलब जानते देखो, कभी कभी हम लोग लड़कियों को दवाई पिया बिना निपलवा नहीं होता है, ऊपर हुड्डिया रहा दबा देंगे, जैसे उसमें भरना रहता है, क्या करते हैं? दबा करके फिर डुबो करके छोड़ देंगे, यही ना, तो ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ जाता है। क्या है? दबाते क्यों पता है? दबाएंगे तो यही हवा निकल जाएगी। जब हवा निकल जाएगी तो उसके ऐसे रहता है ना, ऐसे रहेगा, और फिर यहां पे ऐसे लगा रहेगा, ऐसे रहता ना, हाँ ऐसे रहता है। जब इसको दबा देंगे तो हवा पूरा निकल जाएगा, इनमें से हवा निकल जाएगा, हो जाएगा खाली। अब खाली हो जाएगा तो वायुमंडल में दबाव ज्यादा है, तो जैसे ही हम अगर दबाव में डुबोएंगे, इसको छोड़ देंगे, तो खाली जगह को भरने के लिए क्या होगा? अंदर घुसेगा, क्योंकि कोई भी जगह खाली नहीं रह जाती। खाली रहेगी तो कुछ न कुछ भर ही जाएगा, जो आएगा वो भर जाएगा। ठीक है, क्योंकि पानी में डुबोए हैं तो पानी भी भरेगा, हवा में रहेगा तो हवा भरता, क्योंकि दवा में डुबोए हैं तो दवा भरता है। तो उसी तरह से जब खाली कर देंगे, अपने आप उसमें से क्या भर जाएगा? जो चीज इसके जो छेद है, ये छेद
जिस भी चीज में डूबा रहेगा वो जाकर से भर जाएगा। तो छेद किसी में डूबा था? दवाई भर जाता है। उसी तरह से हमारा जो ये नस गई हुई है हृदय से ऊपर वाला, तो जब और गया हुआ है, ये कहाँ जाता है? ये तो जाता है वहां ऊपर ना, फेफड़ा में जाता है ये वाला, ठीक है। यहाँ से फेफड़ा में, यहाँ से नीचे से आया, ऊपर से दोनों तरफ से आता है। तो जैसे ये खुलेगा, फैलेगा हृदय के ऊपर वाला भाग, तो जगह हो जाएगी खाली। अब खाली जगह हो जाएगी तो अपने आप जो ब्लड होगा, क्योंकि ये नस में क्या भरा हुआ, ब्लड भरा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रक्तवाहिनियां। क्या बोलते हैं? रक्तवाहिनियां। रक्तवाहिनियां दो प्रकार की होती है, धमनी और शिरा। धमनी और शिरा कैसे, क्या अलग है? ठीक है, धमनी और शिरा, ठीक है। रक्तवाहिनियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? दो होती हैं, धमनी और शिरा। तो जैसा कि तुमको बताया था कि जो शिरा होती है उससे रक्त हृदय के अंदर जाता है। शिरा से रक्त कहां जाता है? हृदय के अंदर। और हृदय के अंदर कहां जाएगा? इनमें ऊपर वाले भाग, आलिंद में, क्योंकि आलिंद में तो हृदय बाहर से अंदर आता है। आलिंद में ही रक्त क्या होता है? आलिंद ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाले भाग में ही रक्त क्या आता है? अंदर जाता है, रक्त अंदर जाता है। अब रक्त अंदर जाता है तो रक्त जो अंदर जाता है किससे आता है? अंदर शिरा से। हृदय में रक्त किससे आता है? शिरा से, ठीक है। तो शिरा द्वारा रक्त कहां घुस जाता है? दाएं आलिंद में। शरीर से कहां जाएगा? तो शरीर से जो भी ब्लड आएगा अशुद्ध ब्लड आएगा। अशुद्ध का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड कहां जाएगा? हृदय के दाहिने आलिंद में, हृदय के दाहिने आलिंद में। और उसी समय फेफड़ा से शुद्ध रक्त आएगा बाएं आलिंद में, सेम टाइम। क्यों? क्योंकि फैलेगा, दोनों फैलेगा ना, दाहिना वाला भी बायां वाला भी। जब फैलेगा जगह हो जाएगा खाली। जब खाली हो जाएगा, खाली जब हो जाएगा तो उसी समय क्या होगा? अंदर ब्लड घुसेगा। जब जगह बढ़ेगा तो ब्लड घुसेगा अंदर, और जब ब्लड घुसेगा तो दाहिने आलिंद में क्या होगा? शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड जाएगा, और बाएं आलिंद में फेफड़ा से जाएगा। समझे? मेरी बात समझ रहे हो? दाहिने आलिंद में कहां से जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों से जाएगा, क्योंकि हृदय के दाहिने पार्ट में एकदम अशुद्ध रक्त बहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त बहता है, और बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, ठीक है। इसलिए जो रक्त इसमें इस पार आएगा वो जान लो हमेशा अशुद्ध है। दिमाग में बैठा लो हमेशा, जो रक्त दाहिने तरफ आएगा वो हमेशा अशुद्ध मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रहेगा, और जो बाएं तरफ आएगा वो शुद्ध रहेगा। और जो शुद्ध रहेगा वो आएगा कहां से? फेफड़ा से। अब अशुद्ध रहेगा वो कहां से आएगा? शरीर से आएगा, शरीर के विभिन्न भागों से। तो हमने कहा कि दाहिने आलिंद में आ रहा है ब्लड। जब दाहिने आलिंद में आएगा तो कहां से आएगा? विभिन्न अंगों से आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अशुद्ध ब्लड आएगा। इसमें क्या आएगा? अशुद्ध ब्लड आएगा, तो विभिन्न भागों से आएगा। और जो बाएं आलिंद में आ रहा है वो शुद्ध आ रहा है, क्योंकि बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त आता है। तो जब शुद्ध आए कहां से आएगा? कहां से आएगा? फेफड़े से आएगा। तो यार इसमें फेफड़े से आ रहा है और इसमें शरीर के विभिन्न भागों से आ रहा है ब्लड, एक साथ ही दोनों आता है, क्योंकि ऊपर वाला भाग दोनों एक साथ ही फैल रहा है, ठीक है। अब देखो, हमने कहा जो शरीर के अंदर दाहिने आलिंद जो ब्लड अंदर आता है हृदय के, वो शिराओं से आता है। किससे आता है? शिराओं से। तो शिरा घुसता है दाहिने आलिंद में, ये हो गया महाशिरा, क्योंकि सबसे मोट होता ही इसलिए महाशिरा कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये वाला फेफड़ा से आ रहा है तो फेफड़ा बोलते हैं फुफ्फुस, तो इससे कहेंगे फुफ्फुस शिरा। क्या कहेंगे इसको? फुफ्फुस। फुफ्फुस कहो या फुसफुस कहो, कुछ भी कह सकते हो। फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा। बात समझे? इसमें ब्लड आ रहा है महाशिरा से, इसमें ब्लड आ रहा है फुफ्फुस शिरा से।
समझे? नहीं बात समझे? लेकिन ये जब इसमें आएगा तो शुद्ध ब्लड आएगा, इसमें जब आएगा तो अशुद्ध ब्लड आएगा, क्योंकि हृदय के दाहिने तरफ हमेशा अशुद्ध ब्लड ही रहता है, शुद्ध इधर नहीं रहता है। ठीक है, लाइट कट गई। तो शरीर से इधर शरीर मान लो है, शरीर से ब्लड जो जाता है सिरा के द्वारा कहा जाता है? दाएं आलिंद में। इसको हम सिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरा बोलते हैं। और ऊपर है फेफड़ा रहता है। ठीक है, फेफड़ा से भी उसी समय फेफड़े से भी ब्लड अंदर जाता है हृदय के। तो हमने कहा कि जो भी रक्त वाहिनियां ब्लड हृदय के अंदर लाती हैं उसको क्या बोलते हैं? सिरा। ठीक है, ये सिरा हो गई। लेकिन जो फेफड़ा से आ रही है इसे हम बोलेंगे फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा। फेफड़ा से संबंधित जो भी रक्तवाहिनी होगी उसका नाम फुफ्फुस रहेगा, क्योंकि फुफ्फुस माने फेफड़ा होता है। फुफ्फुस माने फेफड़ा होता है, तो फुफ्फुस सिरा होगी। तो फुफ्फुस सिरा से तो एक ही समय में जैसे दायां आलिंद फैलेगा उसी समय शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त सिरा द्वारा दायां आलिंद में जाएगी, उसी समय फेफड़ा से बाएं आलिंद में जाएगी। बात समझ गए मेरी बात? फिर यहां से ब्लड फिर आता है दाएं निलय में, और यहां से ब्लड आता है फिर बाएं निलय में। ठीक है, यहां से आने के बाद फिर अब क्या होगा कि अब देखो, अब इसको दबाएंगे, इसको दबाएंगे तो ब्लड क्या होगा? हृदय के बाहर जाएगा। हृदय के बाहर जाएगा। हृदय के जब बाहर जाएगा तो बाहर ले जाने वाला रक्तवाहिनी क्या नाम होता है? धमनी होता है। धमनी किस रंग की होती है? धमनी लाल होती है। धमनी लाल होती है। तो यहां से ब्लड लेकर गया यहां फेफड़ा में, फेफड़ा में लेकर गया। और चूंकि फेफड़ा में ले जाने वाली चीज फुफ्फुस होता है, चूंकि धमनी है इसलिए इसका नाम हो गया फुफ्फुस धमनी, नाम इसका पड़ गया। फुफ्फुस धमनी पड़ गया। काहे कि फेफड़ा में जा रहा है इसलिए फुफ्फुस नाम पड़ गया, और चूंकि इसका नाम धमनी है इसलिए हो गया फुफ्फुस धमनी। जैसे मैंने बताया ना कि यहां देखो लिखा है ज्ञानपुर रोड, यानी कि रोड कहां जाएगी? ज्ञानपुर। क्योंकि ज्ञानपुर में नहीं है ज्ञानपुर रोड, ज्ञानपुर रोड गोपीगंज में है, लेकिन नाम है ज्ञानपुर रोड। इसका मतलब वो रोड कहां जा रही है? ज्ञानपुर। दुर्गागंज मोड़, ज्ञानपुर में बोलते हैं दुर्गागंज मोड़ है। दुर्गागंज मोड़ मतलब दुर्गागंज नहीं, रोड कहां जा रही है? दुर्गागंज तरफ जा रही है, क्योंकि दुर्गागंज उधर है। समझ रहे हो? तो जहां जाती है वहां, और जहां से निकलती है वहां से नाम हो जाता है। तो इसलिए देखो फेफड़ा में जा रही है इसलिए इसका नाम हो गया फुफ्फुस। चूंकि इसका नाम धमनी है तो हो गया फुफ्फुस धमनी। और उसी समय यहां से धमनी द्वारा ही ब्लड जाता शरीर के बाहर, इसके बाहर शरीर में चला जाएगा। ये भी धमनी है ना, ये भी धमनी है। तो देखो ये कहां से आ रही है? बाएं निलय से। तो निलय वाला भाग क्या करता है? ब्लड को हृदय से बाहर भेजता है। निलय वाला भाग क्या करता है? निलय नीचे है, हृदय को ब्लड को हृदय से बाहर भेजता है, और आलिंद वाला भाग बाहर से अंदर लाता है ना। ये ब्लड को रिसीव करता है, ये ब्लड को बाहर भेजता है। बात समझ आई? और दो ही जगह से रिसीव करते हैं, दो ही जगह से बाहर भेजते हैं। कहां कहां से रिसीव करते हैं? फेफड़ा से और शरीर से। और फेफड़ा में शरीर को भेजेंगे भी, क्योंकि जहां से लेंगे वहीं नहीं देंगे, जहां से लेंगे वहीं से देंगे। तो क्या होता था? फेफड़ा से लेगा और शरीर से लेगा, और फेफड़ा को देगा और शरीर को देगा। ठीक है, तो लेने वाला काम कौन करता है? ऊपर वाला आलिंद, और देने वाला काम करता है निलय वाला भाग। ठीक है, निलय वाला भाग। बात समझ आई? तो जैसे मैंने बताया कि हृदय के दाहिने तरफ अशुद्ध रक्त बहता है, बाएं तरफ शुद्ध रक्त बहता है। तो जो रिसीव करता है दाहिने आलिंद में आएगा तो अशुद्ध रक्त आएगा, और जब अशुद्ध रक्त आया तो कहां से आएगा? शरीर से आएगा, क्योंकि शरीर से ही अशुद्ध रक्त आएगा। तो यहां से फिर आता है दाएं निलय में, दाएं निलय में फिर पंप करता जाता है फेफड़ा में। क्योंकि देखो अब बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, हालांकि इसमें भी अशुद्ध रक्त ही है, क्योंकि बाएं भाग से निकल रही है ना, दाहिने भाग से। दायां आलिंद है, हमने कहा कि दाहिने भाग में चाहे आलिंद हो चाहे निलय हो, हमेशा क्या होगा? अशुद्ध रक्त रहेगा। तो चूंकि दाएं निलय से ही निकल रही है, क्योंकि हृदय से बाहर जा रहा है इसलिए धमनी है,
लेकिन इसमें शुद्ध रक्त है कि अशुद्ध रक्त है? अशुद्ध रक्त है। क्यों? क्योंकि दाहिने नीले से निकल रही है और दाहिने भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। तो एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, उसका नाम है फुफ्फुस धमनी। बाकी सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और यहां देखो, फेफड़ा में शुद्ध हुआ, यानी ऑक्सीजन लिया और लेकर के कहां चला गया? बाएं आरिंद में। अब चूंकि देखो फेफड़ा के अंदर आ रहा है इसलिए सिरा होगी, फेफड़ा के अंदर आ रहा है इसलिए सिरा होगी, लेकिन कहां से आ रहा है? फेफड़ा से, इसलिए इसका नाम पड़ेगा फुफ्फुस सिरा। अब बताओ, इसमें शुद्ध रक्त होगा कि अशुद्ध रक्त होगा? फेफड़े से आने वाली सारी नसें शुद्ध रक्त लेकर आएंगी, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर के आएंगी, इसलिए फुफ्फुस सिरा में क्या रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त। और इसमें अशुद्ध रक्त। तो ये भी कह सकते हो कि फुफ्फुस सिरा एकमात्र ऐसी सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुस सिरा एकमात्र सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। बाकी सारी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि देखो शरीर से निकल रही है ना। देखो इसमें क्या है? शुद्ध है कि अशुद्ध रक्त है? अशुद्ध रक्त है। देखो ये नीला है, इस नीला में सब अशुद्ध रक्त है, लेकिन इस नीला में शुद्ध रक्त है। जो नीला रंग का है उसको हमने सिरा बनाया है, जो लाल रंग का उसको हमने धमनी बनाया है। लाल रंग का क्या है? धमनी है। ठीक है, तो देखो इस धमनी में अशुद्ध रक्त है, इस धमनी में अशुद्ध रक्त है, बाकी इस धमनी में शुद्ध रक्त है। इस सिरा में अशुद्ध रक्त है, इस सिरा में शुद्ध रक्त। तो ये जो फुफ्फुस है ये उल्टा काम करता है। फुफ्फुस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है कि अशुद्ध रक्त? अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त। हाँ, बाकी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो फुफ्फुस सिरा को धमनी की छोड़कर बाकी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। बात समझ में? इस तरह से अगर देखा जाए तो जो रक्त है वह शरीर से यहां से लिखते हैं, शरीर से नीचे से लिखते हैं। ये मान लो शरीर है, ये शरीर है, नीचे पियर का पीलिया हो गया है। ठीक है, शरीर है, शरीर से जो ब्लड होता है, शरीर से ब्लड किस में जाएगी? सिरा में। सिरा से हृदय में जाएगी ना, सिरा से हृदय में जाएगी, हृदय। सिरा से और क्या जाएगी? तो दाहिने हृदय में तो है, और हृदय से फेफड़ा में जाएगा, हृदय से फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा से फिर हृदय में आएगा, फेफड़ा में हृदय आएगा, हृदय से फिर शरीर में जाएगा। यही ना? ऐसे में होता है? बताओ, यही चक्र है। शरीर से सिरा द्वारा हृदय में जाएगा, हृदय से फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से फिर हृदय में जाएगा, हृदय से फिर शरीर में जाएगा। ये पूरा चक्कर से घूम रहा है। बताओ, कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमारे हृदय का काम होता है, हमारे हृदय का काम होता है। तो हमारा हृदय कितने कक्ष का बना है? हाँ, हमारे हृदय में 4 क्लासरूम है, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और हम तुमको बता दें कि कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिनके हृदय में कम ही कक्ष है। हाँ, माइक मच देखो, अरे सुनो, जो जलीय, अरे सुनो कहता हूं, जो जलीय जीव हैं, जलीय जीव जैसे मछली और मेढक, मछली और मेढक, मछली मेढक का जितने भी लगभग जो उभयचर होते हैं, उभयचर जितने भी उभयचर होंगे, उभयचर मतलब मेढक छिपकली, मेढक और कछुआ वगैरह, ये सब में इसमें सिर्फ 2 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 ही चैम्बर होते हैं। हाँ, तो जितने उभयचर हैं, उभयचर जैसे मेढक है, कछुआ वगैरह है, जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, और मछली जो पानी में रहते हैं, इन सब में के हृदय में कितने कक्ष होंगे? 2 कक्ष होंगे।
दो कक्ष होंगे, एक आलिंद और एक निलय, एक आलिंद और निलय, ए भी ये माना आर्किल और एक आलिंद और एक निलय। लेकिन उसके बाद जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप और पक्षी, सरीसृप और पक्षी, इनमें इनके हृदय में तीन कक्ष होते हैं, तीन कक्ष होते हैं। लेकिन मगरमच्छ अपवाद है। मगरमच्छ एक सरीसृप जानवर है, इसके बावजूद भी इसमें चार कक्ष होते हैं। ये याद रखना, कंपटीशन वाले क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन बाकी जो सरीसृप है इनमें तीन कक्ष होते हैं, और तीन कक्ष में दो आलिंद रहेगा और एक निलय। तीन कक्ष वाले में दो आलिंद और एक निलय रहेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल। तीन कक्ष वाले में दो आलिंद और एक निलय, और तीन कक्ष वाले जो होंगे सरीसृप, यानी छिपकली है, सांप है, गोजर है। गोजर तो इसमें आएगा नहीं, सरीसृप में नहीं आता है। बिच्छू भी है, सरीसृप में थोड़ा सा प्राणी। ठीक है, तो तीन कक्ष हैं। पक्षियों में भी तीन कक्ष पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जितने स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में चार कक्ष होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में चार कक्ष होते हैं। स्तनधारी मतलब जो बच्चे पैदा करते हैं, जरायुज होते हैं, जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, उन जीवों में के हृदय में चार कक्ष होते हैं। तो समझ गए, जलीय जीव जो पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले, उनके हृदय में दो ही कक्ष होते हैं ना। मगरमच्छ छोड़ के, क्योंकि मगरमच्छ पानी में रहता है, कभी कभी ज्यादा तो पानी में रहता है, लेकिन उसके हृदय में चार कक्ष है। ठीक है, बाकी पानी में रहने वाले जीवों में कितने कक्ष होते हैं? दो कक्ष, यानी कि मछली और सरीसृप, सॉरी, मछली और उभयचर जो जीव होते हैं, मेढक है, कछुआ है, तो इनमें कितने हृदय में कितने कक्ष होंगे? दो कक्ष होंगे। और जो सरीसृप है और पक्षियां हैं, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जो जीव होते हैं, और पक्षी होते हैं, इनके हृदय में तीन कक्ष होते हैं। मगरमच्छ भी है, सरीसृप है, लेकिन इसके हृदय में चार कक्ष होते हैं। और बाकी जो स्तनधारी हैं, ठीक है, जरायुज है, उनके हृदय में चार कक्ष होते हैं। हमारे हृदय में भी चार कक्ष है। समझ गए? ये रहा हृदय, रहा हृदय खत्म हो गया। अब आगे चलती है। ठीक है, जनन अंग के बारे में। ठीक है, जनन अंग में मैंने बताया था, जनन अंग, जनन अंग बताया था कि सभी जीवों में संतान, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उसी को बोलते हैं हम लोग जनन या प्रजनन, जनन या प्रजनन, प्रजनन। ठीक है, अब जिन अंगों से प्रजनन होता है, जिन अंगों से प्रजनन होता है, उन्हें प्रजनन अंग बोलेंगे या जननांग बोलेंगे? प्रजनन अंग या जननांग, या जननांग। अब प्रजनन अंग के आधार पर, प्रजनन अंग के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी जीव और द्विलिंगी जीव। एक लिंगी जीव, एक लिंगी जीव, यानी कि जिसमें एक ही प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, जैसे गाय है, मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, या जो भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव इस धरती पर पाए जाते हैं कि जो जिनके अंदर जीवन जंतु, जंतु बार पर आने समय है, जीव में नहीं जंतु में आते हैं, जंतु, ऐसे भी जंतु पाए जाते हैं जिनके एक ही शरीर में दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, नर जननांग और मादा जननांग। ऐसे जीवों को हम लोग द्विलिंगी जीव बोलते हैं। द्विलिंगी जीव, द्विलिंगी जीव, जैसे केचुआ तथा जोंक। केचुआ और जोंक ऐसे जीव हैं जिनके एक ही शरीर में दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बताते हैं तुम लोगों को तंत्रिका तंत्र के बारे में ना। तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं, तंत्रिकाओं को नाड़ी बोलते हैं। नाड़ी, गौवा में नाड़ी बोलते हैं, स्पंदन करता है नाड़ी। ठीक है,
नाड़ी बोलते हैं। तंत्रिकाएं क्या होती हैं कि यह उद्दीपन ग्रहण करती हैं। कहां से करती हैं? बाहरी वातावरण से। उद्दीपन को स्टिमुलस अंग्रेजी में कहते हैं। यह बाहरी वातावरण से उद्दीपन को ग्रहण करती हैं और उनके संदेशों को कहां तक पहुंचाती हैं? मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तंत्रिकाओं के अगर देखा जाए तो 3 भाग होते हैं। सबसे मुख्य भाग जो है उसे कहते हैं हम लोग मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क। और दूसरा रीढ़ मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु कह सकती हो। चलो रीढ़ है, रज्जु लिख दो, रीढ़ रज्जु। और तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं, ठीक है। मस्तिष्क अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेन, इसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड CORD, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है। तो तंत्रिका ये सब कैसे बने होते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं। हाँ बोलो। हाँ क्या कहते हैं? हम मास्टर बिस्कुट रखे हैं का हमका जानी जब कुछ क्या है हम जाते रुको रखे कहला पैसा मंगा ले, बिस्कुट दे कल कुछ पैसा दे, जब बिस्कुट मंगा खा ले जा, ठीक है। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। जो न्यूरॉन जो होता है वो हमने कहा कि लंबा होता है। कुछ न्यूरॉन तो 1.5 मीटर लंबे तक होते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कही जाती है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कही जाती है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन कही जाती है ना। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। ये न्यूरॉन से ही ये सारी संवेदनाएं जाती है, ठीक है। तो इसके द्वारा हमने कहा कि जो संवेदनाएं ग्रहण करती हैं, उद्दीपन ग्रहण करती हैं, इस प्रकार से हमारे शरीर में 2 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। एक होती है अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, और दूसरा होता है ऐच्छिक क्रिया। दूसरा हो गया ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और ऐच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया ऐसी क्रिया होती है कि जिस पर अपने आप होता रहता है, हमको पता नहीं चलता है, अचानक से आ गया। जैसे खांसी आ गई, पलक झपक गया, छींक आ गया, अगर देख कर कुछ चीज हम डर गए, ये अपने आप हो रहा है, ठीक है। ये सारी क्रियाएं ये तंत्रिकाएं और रीढ़ रज्जु से समझ ले रही है। मस्तिष्क को भी नहीं बता पा रहा है, ब्रेन को खबर नहीं पहुंच रही है, उसके पहले अब से समझ ले रही है, क्योंकि ब्रेन ने कहा हुआ है ऐसी क्रियाओं के लिए हमसे पूछना मत, अपना निर्णय ले लेना। कि पता चला कोई जल गया है और हमसे पूछने आओगे कि जल गया क्या करी, तो फिर क्या करेगा? वो जल जाएगा। तो ऐसे में क्या करता है? रीढ़ रज्जु समझ लेता है अपना, कहता तुरंत हाथ हटाओ। तो हम लोग क्या करते हैं? जलने के बाद अपना हाथ हटा लेते हैं, समझ आए? अपना हाथ हटा लेते हैं। तो इसलिए रीढ़ रज्जु, तो जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं यह किससे रेगुलेट होती है? रीढ़ रज्जु से होती है। रीढ़ रज्जु से जितनी भी हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड ही इसका निर्णय ले लेता है। जैसे मैंने कहा कि जल गए, छींक आ गई, या कांटा चुभ गया, सांप ने देखा, सांप काट दिया, जो भी है, या सांप देख गए, तो तुरंत जो बातें होती हैं ये रीढ़ रज्जु क्या करता है? यही निर्णय ले लेता है। उसके बाद ये सूचनाएं बाद में रीढ़ रज्जु क्या भेजता है? मस्तिष्क को, कि मस्तिष्क अपन समझता है कि करना क्या है। उसके बाद पहला काम ये कर देता है, ठीक है। और जितने हमारी अच्छी क्रियाएं हैं, अच्छी क्रियाएं, ये क्रियाएं जो कि हम अपने इच्छा अनुसार करते हैं। जैसे हमारा मन कहेगा हाथ हिलाएंगे, नहीं मन करेगा नहीं हिलाएंगे। हमारा मन कहेगा कि हम नाचेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं नाचेंगे। हमारा मन कहेगा हम गाएंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं गाएंगे। तो जो क्रियाएं अपने इच्छा अनुसार करते हैं उनको हम कहते हैं अच्छी क्रियाएं। ये अच्छी क्रियाएं मस्तिष्क से होती हैं, समझे? ये इसका निगमन कहां से होता है? मस्तिष्क से होता है। ये ब्रेन, क्योंकि हम जब नाचेंगे तो सोच के गाना नाचेंगे ना, दिमाग से नाचेंगे, अपने मन थोड़ी लेकिन झूठ से करेंगे। हाँ, कि जब मन के चलते चलते शुरू हो रहे, हाँ? कोई ऐसा करता का? हाँ, कई प्रकार करते हैं। तो अपने आप से हो गया कि चलते नचा गया अपने आप ही। कहते गुरु जी क्यों नाच रहे थे? कहते गुरु जी अपने आप नचा गया।
ऐसा होता क्या? अपने अपने जा जाता है। हाँ, तो ऐसे पागल होते हैं, उनको भी दिमाग नहीं होता है, इसलिए वो लोग कर लेते हैं ना। तो ये होती है ऐच्छिक क्रियाएं, ये होगी ऐच्छिक क्रियाएं। तो अनैच्छिक क्रियाएं और अच्छी क्रियाएं, ये दोनों क्रियाएं हमारा इससे संबंधित होती हैं। और उसके बाद देखो, इसके बाद हम तुम्हें बताएं कि हमारे शरीर से जो उद्दीपन, जो बाहरी वातावरण से जो हमारे शरीर के कितने अंग हैं जो कि उद्दीपन ग्रहण करते हैं, ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं, ठीक है। उन अंगों को हम लोग कहते हैं ज्ञानेंद्रियां ना। कितने इंद्रियां हैं जो कि बाहरी वातावरण से उद्दीपन ग्रहण करने के जितने भी इंद्रियां हैं या अंग हैं, उनको हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां, जिससे हमें किसी चीज का आभास होता है, उनको ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं। तो जो कि उद्दीपन ग्रहण करते हैं बाहरी वातावरण से, उद्दीपन ग्रहण करने का जो बाहरी वातावरण से वो 5 हैं। क्या, कौन सा? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इन्हीं से उद्दीपन ग्रहण करते हैं। उसके अलावा कोई तरीका है उद्दीपन ग्रहण करने का? आंख से हम कोई चीज देख लेते हैं, देख लेंगे तो भी हम डर सकते हैं कोई चीज देखो। जैसे मान लो सांप, सांप है, चलो सांप के बारे में देखते हैं कि विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से हम कैसे पता लगाएंगे। कोई सांप है, ठीक है, सांप को पता लगाना है कि विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से। बंद कर दें। ज्ञानेंद्रिया यानी अंग्रेजी में कहते हैं सेंस, सेंसरी आर्गन, सेंस आर्गन, सेंस आर्गन, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों में हमने कहा कि जिससे हम जिन जिन अंगों से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी चीज को, उनको हम लोग ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। जिससे हम किसी चीज का ज्ञान होता है, किसी चीज का ज्ञान होता है। हमको ज्ञान हुआ कि ये सांप है, किससे ज्ञान हुआ? आंख से, क्योंकि हमने कहा क्या, आंख से देखा, आंख से हमको ज्ञान हो गया कि ये सांप है, देख कर पता लगा हम कि क्या है, सांप है। इसे हम, तो इसलिए आंख को हम बोलते हैं दृश्येंद्रिय, 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 ठीक है। उसके बाद अगर हमने देखा नहीं, अगर सांप छुआई है या चढ़ गए ऊपर ना, चढ़ गए ऊपर या पकड़ाई हाथे में, तभी तो पता लग जाएगा ना कि सांप है। यानी छू कर हम पता लगा लिए कि ये सांप है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आ गया? तो छू करके माने त्वचा, क्योंकि शरीर के बाहर क्या है, सब त्वचा ही है। तो जब हम लोग छुएंगे किसी चीज को, त्वचा से छुएंगे, इसके अलावा कोई और चीज नहीं छूने का। हड्डी से थोड़ा छुएंगे। हमारे शरीर में क्या है? हड्डी है, मांस और त्वचा है, 3 चीज है ना, हड्डी, मांस और त्वचा। तो हड्डी से छुआएगा नहीं सांप, पहले न मांस से छुआएगा, किसे छुआएगा? त्वचा से। तो त्वचा से छू करके हमें पता लगा लिए कि ये क्या है, सांप है। तो इसको हम कहेंगे स्पर्शेंद्रिय, 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 छूने के बाद। उसके बाद अगर मान लो कि ना हम देखा और ना तो छुआ, साथ में हमारे भाई जाते हैं कि नहीं, अरे हो सांप, अरे हो सांप, अब चिल्ला रही हो सांप, अरे हो सांप, हम सांप नहीं देखे, भगे वहां से। ऐसा नहीं होता है? तुमको साथ में जा रहे हो, चरी खेते के बीच में से या धाने खेते में से बीच में से, और सांप देखो मत देखो, सामने से तुम्हारे बिगाड़ है आगे आगे, वो कहे अरे हो सांप, अरे हो सांप, तू पहले पराबल है कि देखबो ना। का जी? हमको कहा दे रहे हो? हेलो लो, तूने दे दो, 20 दे दे, काम करना है। कहाँ गया अंजू? बुलाओ, बुलाओ उसको। है कि गाली आई, उसके बिस्कुट लेते आओ, किल तही कर दिया भाई, उन्होंने दे दे, काम करता हूँ दे दे, हाँ उन्होंने दे दे, हाँ तुम दे दे, हम तुम 10 रुपये पूरा दे देगा, इकट्ठा लेके आए। अच्छा पहले एक बिस्कुट दे दे, एक बिस्कुट और लेते आओ, चलो। हाँ हाँ
चुप रहो, अब हम आ गए सुन रहे हैं, बताइए क्या करना है। ठीक है, चलो। तो उसके बाद सांप हमने देखा नहीं, और सांप बिना देखे हम भाग गए। शायद तुम लोग को मैं कहानी बताया था अपने बचपन की। बचपन में हमारे घर में क्योंकि पक्का घर नहीं था, नीचे मिट्टी वाला घर था, तो उसके बाद भूसा रखा रहा हमारे जिस घर में हम रहते थे। अब पहले भूसा रखा था, अब तो हम रहते थे, तो अब तो अपना नया घर बना लिए। तो होता क्या था, वहां पे एक दिन सांप निकला सवेरे। ठीक है, सांप निकला और लोग उसे मार और दिए। तो एक दिन 2-3 दिन बीत गए, उसके बाद हमारे मन में खुरापात सूझा और हम चिल्लाए जोर से। हम थे, हमारा भाई था, साथ में 2 लोग थे, हमसे बड़े हैं। चिल्लाए, हमका अरे हो सांप, अरे हो सांप, अरे हो सांप। और कह के हम दोनों लोग भागे घरे में से दोनों लोग भागे। और वो देखा नहीं था, लेकिन हमने देखा तो हमने भी नहीं था, हम लोग झूठे कर रहे थे, है ना। अब क्या कर बाहर भागे, और अगले बगले मेरे पिताजी थे गलीचे में रहा बाहर, और जो भी आदमी थे सब लोग आए, कहाँ सांप, लड़कियां सांप देखे। हम 7-8 साल के थे उसमें, लड़कियां सांप देखे। वहां से लोग बड़ा बड़ा गोजी, रम्मा, पंजा लेके आए, सांप मारे बिना। हाँ, सांप मारे बिना कहीं कहाँ सांप, हम कहा यही भूसा वाले घरे में भूसा बा। तो हमारा भैया था, अरे हाँ हमू देखा है, और प्रमाण के लिए काफी है ना। प्रमाण के लिए काफी है, क्योंकि कहता क्या ना, तो डरा हुआ था, और हम तो नकली डरे हुए थे। और लोग सांप हेरने के लिए पूरा भूसा खांची भर के बहरे निकाले 2 घंटा तक ना, भूसा निकाले और अंदर खोद पंजा से, कहता वहां बिल्ली में मारते, वहां बिल्ली में पूरा घर खोद डाले नीचे। मतलब दिन भर सांप निकालने में परेशान रहे, और कोई हट नहीं रहा था, इसलिए कि घर में सांप घुसा है, लोग यहीं में रहते हैं, रात में पता निकल काट ले किसी को, इसलिए कोई छोड़ना नहीं चाहता था सांप को, बिना मारे जाना नहीं चाहते थे। और सांप तो था नहीं। और जब 2 घंटे तक परेशान हुए, अब बाद में हम कह भी नहीं सकते, हम झूठ बोल रहे हैं। बाद में बोल नहीं सकते थे, झूठ बोल रहे हैं। हम कहा खोजे जाए, कुछ बोलवा नहीं करे। उसके बाद वो लोग खोजे, नहीं मिला। बाद में जहां जहां बिल दिखान, उनमें सीमेंट बालू से सब ताज दिए कि बता कि हिम हो तो निकले न, या ईटा थुर रहे उनमें पूरा एकदम एयर टाइट कर देने। अब सांप कता हो तो हिम जाए कि मरी जाए, ये लोग ये दिमाग में बैठा है ना। सांप भूसा सर को बाहर निकाल दे। और उसके बाद हमने कहा कि बताएंगे नहीं, कुछ हो जाए। और ये घटना मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ठीक है, अब जाने क्या करेंगे, वो तो जो था मारने वाला वो तो खुद ही मर गए हैं सब। ठीक है, और तो सोचो कि डर इतना चीज होता है कि आदमी सुनकर भी भयभीत हो जाता है। डर लगता है ना, डर लगता है। अगर हम कहते हैं वहां सांप है या सांप हमने देखा है, तो देखे नहीं रहोगे फिर भी डर जाओगे। सूचना मिल गई ना सांप की, तो हम लोग सुनकर के भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सुनकर जब पता लग जाता है, तो सुनता किससे हम लोग हैं? कान से। तो इसलिए कान को हम लोग श्रवणेंद्रिय कहते हैं। श्रवणेंद्रिय कहा जाते हैं कान को। श्रवणेंद्रिय कहा जाता है। श्रवण मतलब होता सुनना, श्रवण मतलब सुनना। सुनते किससे? कान से। इसलिए कान भी हमारा एक ज्ञानेंद्रिय है, जिसको कहते हैं श्रवणेंद्रिय। ठीक है, ठीक है। आंख हो गया, कान हो गया, नाक। नाक पता है, अच्छा नाक। अगर हम सांप न देखे, न सुने, न तो छुए, अगर सूंघ के पता लगाना हो कि सांप है, अच्छा सूंघ कर कोई पता लगा सकते हो क्या चीज? जिसे अगर तुम्हारा आंख बंद किया जाए, अरे सुनो गए, आंख बंद कर दे, छुअहुक ना दे, क्यों बताओ वो नहीं कराए, बस सुंघावा भर, मुर्गा पता चल जाए। पकौड़ी, पूरी, हाँ पूरी पता चला जाएगा। तेरा ही कि पूरी बहरी परवा में है, तो ये सूंघ के लिए पता नहीं है, वो रात ही पूरी चमकाता ना। तो सूंघ करके भी कुछ चीजें का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? बताओ, होता है। इसलिए सूंघते किस चीज से हैं?
नाक से। नाक सूंघते हैं, इसलिए नाक को भी एक तरह से ज्ञानेंद्रिय माना जाता है। जैसे क्या कहते हैं, सूंघेंद्रिय इसे कहते हैं घ्राणेंद्रिय। घ्राणेंद्रिय, हाँ घ्राणेंद्रिय होता है। और घ्राणेंद्रिय कुत्ता का और चींटी का बहुत तेज होता है। हाँ हाँ, कुत्ता और चींटी की जो घ्राणेंद्रिय होती है बहुत ही मजबूत होती है। इसलिए कुकुर जो होते हैं इनको कहीं भी किसी भी घटनाओं का, क्राइम का, अपराध का पता लगाने के लिए पुलिस भी रखते हैं ना, सीआईडी वाले पुलिस भी रखते हैं कुत्तों को ही। ये सूंघ सूंघ के पता लगा लेगा, ठीक है, कि कहाँ गया है। क्योंकि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ने किसी कत्ल किया ना, जब कत्ल किया तो कुत्ता वहां जाकर सूंघ लेगा और वो जैसी महक जहां जहां जाएगा वो आदमी, रास्ता पर महक वैसा रहेगा। हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसको पता रहेगा जहां जहां महकत रहे उसे वही रास्ता पकड़ के चला जाए कुत्ता और उनके रगे तक पहुंच जाए। हाँ, क्योंकि हर एक इंसान एक तरह से कोई गंध छोड़ता ही है। तो तुम कत्ल करने मेरे पास आए, तुम्हारा गंध वहां पर है, कुत्ता को वहां सुंघा देंगे और वहीं से वो पीछा करते करते, उसका महक का पीछा करते करते उसके तक पहुंच जाता है कातिल के पास। इतना सूरज तेज होता है। तो इसलिए अगर कुत्ता बनो, कुत्ता बनो, ठीक है, सूंघ करके पता लगा लो कि आज क्या बनाता। चलिए, हाँ चलिए। और उसके बाद जीभ है, जीभ ना, तो कुछ चीजें होती हैं हम लोग खिलाए के बाद समझ में आ जाए क्या खाते हैं ना। आंख नाक कान सब बंद कर दे और छुआए भी ना और डायरेक्ट मुंह में ठूस दे, कहीं बतावा क्या हो, तो समझ में आएगा ना क्या खा रहे हैं हम। लेकिन जो चीज खाए रहो है वही का स्वाद पता चले, और जो न खा रहे कहीं क्या हुआ समझ में आते, खाए नहीं कमाओ, स्वाद पता लगे खट्टा मीठा तीखा कैसा आ रहा है ना। लेकिन क्या खाता है तो जो खा रहा है वही पता है बहुआ, और जो ना खा रहा है बताओ न पता चले। लेकिन उससे पता चल जाता है ना खाने के बाद ही कोई चीज हम क्या खा रहे हैं। तो यह भी क्या होता है, जीभ भी एक प्रकार का हमारा ज्ञानेंद्रिय है। जीभ को हम लोग होते हैं स्वादेंद्रिय, स्वादेंद्रिय, हाँ स्वाद, हाँ स्वाद गलत है मेरा स्वाद, हम कहीं कह रहे कि आपका स्वाद सही है। मेरा स्वाद, हमारा स्वाद का हम खाए थोड़े हैं अपने आप को। चलें ठीक है। तो इस तरह से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इन्हीं से उद्दीपन ग्रहण करती हैं तंत्रिकाएं और फिर मेरुरज्जु से ब्रेन तक पहुंचाती है और बताती है कि क्या है क्या चीज। समझ गए? इन्हीं 5 जगहों से ही सूचनाएं देती हैं। ये 5 जगह से ही सूचनाएं इकट्ठा करता है कौन? ब्रेन। कहां से? आंख, त्वचा, कान, नाक और जीभ से। इसके अलावा और कोई जगह नहीं है जहां से ये अपना सूचना ग्रहण करे। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? ज्ञानेंद्रिय। मस्तिष्क को ज्ञान कैसे होगा कि हम क्या देखे हैं, वो कौन बताएगा? यही 5 लोग बताएंगे। यही 5 आदमी रखे हुआ है हमारा ब्रेन। यही 5-6 बॉडीगार्ड आदमी जासूस रखाते हैं। यही 5 जासूस रखा हुआ है। कौन को? आंख नारायण सिंह, त्वचा दास, ठीक है, कानलाल ना, नाकनंद और जीव लाल यादव। ये 5 प्रकार के ये जासूस रखा हुआ है। इसी से पता लगाता है क्या हमने क्या देखा है। चलो जाओ खाना खाओ।